नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। लोकसभा का रण संग्राम 2024 में मैं हूं आपके साथ सारिका। लोकसभा चुनाव के क्या कुछ है हाल, किस प्रकार से चल रही है चुनावी बयार, ये सब हम आपको बताएंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मंगलवार को कहा कि पार्टी पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी और वह शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इससे पहले दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे। पिछले हफ्ते सूत्रों ने कहा कि अगर दोनों पार्टियां राज्य में सीट बंटवारे पर आम सहमति पर पहुंचती हैं, तो अकाली दल और भाजपा चुनाव पूर्व समझौता कर सकती है। अकाली दल बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगी में से एक था। हालांकि अकाली दल ने निरस्त किए गए कृषि कानूनों को लेकर सितंबर 2020 में एनडीए से नाता तोड़ लिया था। वैसे अकाली दल अकेली पार्टी नहीं जो चुनाव से पहले एनडीए से अलग हुई। इससे पहले हरियाणा में जननायक जनता पार्टी, ओडिशा में बीजू जनता दल और महाराष्ट्र में शिवसेना भी एनडीए से अलग हो चुकी है और इन राज्यों में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। एनडीए से गठबंधन तोड़ने वाले दलों से बीजेपी को नुकसान हो रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव के पहले एनडीए से गठबंधन तोड़ने वाले दल बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये दल बीजेपी के 400 सीट जीतने के लक्ष्य में रोड़ा बन सकते हैं। दरअसल इन सभी दलों का अपने अपने राज्यों में काफी वर्चस्व है और अपना बड़ा वोट बैंक भी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी इन दलों को वोट बैंक को अपने पाले में ला पाएगी। पंजाब में अकाली दल एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। हालांकि दोनों दलों के खाते में 2-2 सीटें आई थी। इस चुनाव में अकाली दल को 27% से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 10% से भी कम वोट मिले थे। हरियाणा में जेजेपी की जाट वोटर्स पर मजबूत पकड़ है, जहां 25% जाट वोट है और यहां बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। तो पंजाब के बाद हरियाणा भी है और यहां कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जाट वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए जेजेपी से गठबंधन खत्म किया है, क्योंकि पिछली बार ये वोट कांग्रेस के पाले में ज्यादा गया था। ऐसे में यहां बीजेपी को कम नुकसान होने की संभावना है। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने राजस्थान के 20 सीट पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। ये सभी उम्मीदवार कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सियासी जानकारों की माने तो जेजेपी राजस्थान में 2 से 3 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएगी, लेकिन इन सीटों पर बीजेपी के जाट वोट में सेंध जरूर लगाएगी। अलग अलग पार्टियां एनडीए से अलग हो रही हैं, अपनी अपनी दल बना रही हैं और वो दलों का वर्चस्व है। इसी तरह अब महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच जो गठबंधन था, दोनों दलों ने पिछला चुनाव मिलकर लड़ा था। महाराष्ट्र शिवसेना एक ताकतवर दल भी माना जाता है, जिसके पास मजबूत मराठा वोट बैंक है। हालांकि अब शिवसेना में 2 फाड़ हो चुके हैं। इसका एक गुट एनडीए और दूसरा इंडिया गठबंधन के साथ है। बीजेपी ने शिवसेना से अलग हुए गुट को एनडीए में जगह दी है, लेकिन इससे उसे कोई लाभ होता नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल शिवसेना के टूटने से उद्धव ठाकरे गुट को सहानुभूति वोट मिल सकता है और शिवसेना का उद्धव गुट इंडिया अलायंस का हिस्सा है। तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र में इससे बीजेपी को नुकसान होने की आशंका ज्यादा है। लोकसभा चुनाव है और इससे ठीक पहले कांग्रेस पर एक और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि इनकम टैक्स यानी आईटी डिपार्टमेंट एक बड़ा कार्रवाई कांग्रेस के ऊपर करने वाला है, जहां पर पार्टी से 523.86 करोड़ रुपए वसूले जा सकते हैं। कांग्रेस ने आईटी डिपार्टमेंट को इन पैसों का कोई हिसाब नहीं दिया है। ये लेन देन 2014 से 2021 के बीच किए गए हैं। इससे पहले भी आईटी ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट से 135 करोड़ रुपए निकाले थे। एक रिपोर्ट की माने तो 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले हुई आईटी की रेड में 523.86 करोड़ के लेन देन का पता चला था। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील वीके तनखा ने एक्सप्रेस को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को आशंका है कि 523.86 करोड़ में भारी जुर्माना और ब्याज जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले 135 करोड़ की राशि वसूलकर पार्टी को अपंग बनाया जा रहा है। तनखा ने आगे कहा कि अगली कार्रवाई से हमें इससे भी बड़ा झटका लगने की उम्मीद है, जिससे हम और भी अपंग हो जाएंगे। लेकिन अब अपंग बनाने के लिए बचा क्या है। इसी महीने कांग्रेस पार्टी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण से एक अपील की थी, जिसमें पार्टी के बैंक खातों से 135 करोड़ रुपए की निकासी पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन उनकी अपील खारिज कर दी गई। 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है।
अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है। सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें। कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्षा ने आप लोगों को बताया कि लोकतंत्र के ऊपर किस प्रकार का खतरा मंडरा रहा है, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों के ऊपर हमला हुआ और ये कोशिश करी जा रही है कि फाइनेंशियली कांग्रेस पार्टी को पंगु बना दिया जाए। ये केवल कांग्रेस पार्टी के खातों पे नरेंद्र मोदी सरकार का हमला नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र पे हमला है। अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी वित्तीय तौर के ऊपर पूरी तरीके से पंगु हो जाए, कोई कार्य नहीं कर सके, पब्लिसिटी के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, कैंपेन के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, अपने कैंडिडेट्स को पैसे नहीं दे सके, तो फिर चुनाव किस बात का है? और चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पिछले 1 महीने से हमारे अपने बैंक अकाउंट्स में पड़े हुए 285 करोड़ रुपए का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को पब्लिसिटी के लिए अखबारों के अंदर स्लॉट्स बुक करने, हम लोगों को पब्लिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर स्लॉट्स बुक करने, हमको सोशल मीडिया के अंदर इस्तेमाल करना है, हमको पोस्टर छपवाने, हमको पैम्फलेट छपवाने। अगर हम लोग वो काम भी नहीं कर सकते तो किस प्रकार से लोकतंत्र जिंदा रहेगा और कैसा लोकतंत्र है ये? मैंने पिछले सप्ताह आप सब लोगों के सम्मुख मोतीलाल वोरा जी के समय 2017-18 के एक केस को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2017-18 के बेसिस के ऊपर 7 साल बाद में जाकर के हमारे बैंक के खाते अब जाकर के फ्रीज करे हैं, उसकी जानकारी दी। मैंने कहा कि ये 7 साल पुराने कैसे फ्रीज किए जा सकते हैं और टाइमिंग इसका कैसा है। लेकिन मुझे अभी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले हफ्ते ये नोटिस हम लोगों के पास में आया है, इसकी कॉपी आप सब लोगों को मिल गई है, आप सब लोगों के आ गई है, आप जरा देखिए। ये सीताराम केसरी जी के जमाने का नोटिस हमें पिछले हफ्ते आया। आप सोचिए, सीताराम केसरी जी के जमाने का 1994-95 की असेसमेंट ईयर का नोटिस अब हमारे पास में आया, और इसको लेकर के भी आगे आने वाले समय के अंदर फिर से बैंक को फ्रीज करने का और डिमांड लगाने की ये कवायद शुरू होगी। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? अगर इसी रफ्तार से जाएंगे तो महात्मा गांधी के समय पे जमनालाल बजाज जब ट्रेजरर हुआ करते थे, उस टाइम पे भी कोई चीज निकाल करके अब इस वक्त इस चुनाव से पहले हमारे अकाउंट्स को फ्रीज किया जाएगा। तो ये किस चीज का लोकतंत्र है? 30 साल पुराना, 31 साल पुराना
असेसमेंट ईयर का हिसाब निकाल करके हमारे खाते फ्रीज करे जा रहे हैं ताकि हम लोग चुनाव ही ना लड़ पाए। हम लोगों के पास में मुख्यतः 3 बातें हैं कहने की। हर पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड होती है, कभी किसी ने भी पेनल्टी इस तरीके से नहीं दिया, तो कांग्रेस पार्टी को अकेले क्यों चुना जा रहा है? दूसरा, इसकी टाइमिंग देखिए, 2017-18 का मोतीलाल वोरा जी के टाइम का और 1994-95 का सीताराम केसरी जी का समय, और केवल 1 महीना पहले चुनाव के घोषणा होने से पहले यह काम शुरू किया जाता है। और तीसरा, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट देखिए कि कितना बड़ा पनिशमेंट। क्या हमारे सिर्फ 0.07% पूरा 199 करोड़ का कैश में हमारे अपने एमपीज ने अपनी तनख्वाह दी, उसकी वजह से 0.07% की अनियमितता की वजह से 106% की पेनल्टी हमारे ऊपर लगाई गई, 106% की। कितना? 0.07% की अनियमितता की वजह से 106% की पेनल्टी हम लोगों के ऊपर लगाई गई है। ये क्वांटम। हम लोगों ने मात्र 30 दिन लेट हम लोगों ने अपने अकाउंट सबमिट करे। ये इनकम टैक्स एक्ट मेरे पास में है, इसका सेक्शन 234F ये कहता है कि सिर्फ 10,000 रुपए की मैक्सिमम पेनल्टी ली जा सकती है अगर कोई व्यक्ति लेट अपना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति कोई भी लेट अपना इनकम टैक्स सबमिट करे, केवल 10,000 रुपए। और हमारे ऊपर 210 करोड़ रुपए का 210.25 करोड़ का 210.25 करोड़ का लियन मार्क कर दिया गया। 10,000 की सिर्फ पेनल्टी, सिर्फ 0.07% का हमारा टोटल अकाउंट में से कैश के अंदर लिया गया। ये कहां का न्याय? 115 करोड़ रुपए फोर्सफुली हमारे बैंक अकाउंट से इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने बैंक मैनेजर्स के पास में जाकर के सरकार को ट्रांसफर करा दिया गया। वो अब हमारे पास में नहीं है। 115 करोड़ रुपया बैंक मैनेजर्स को जाकर के एक तरीके से डरा करके, धमका करके इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने हमारे अकाउंट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सरकार को वापस ट्रांसफर करा दिया। मैंने बताया जैसे पिछले 5 हफ्ते से 1 महीने से भी ज्यादा हम अपने पैसे जो हमारे वर्कर्स ने इकट्ठे करे हैं वो हम इसका उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये कहां की डेमोक्रेसी है? ये कहां का लोकतंत्र रह गया? तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये केवल हम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये आप लोगों की भी लड़ाई, मीडिया की भी लड़ाई है, देश की जनता की लड़ाई है। अगर आप इसके अंदर हमारे को समर्थन नहीं करेंगे तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा, ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे। फिर 22 मार्च को पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कांग्रेस ने आयकर विभाग की तलाशी को चैलेंज किया। पार्टी ने यह कार्रवाई बहुत देर से की गई, लेकिन हाई कोर्ट कांग्रेस की बात से सहमत नहीं हुआ। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए गए और इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि हम बराबरी से चुनाव न लड़ पाए, इसलिए बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। एक राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने में बाधा उत्पन्न कर खतरनाक खेल खेला गया और हर तरफ सिर्फ इनका ही विज्ञापन लगा है और उसमें भी मोनोपोली है। बीजेपी की हर जगह 5 स्टार दफ्तर है, सरकार के चुनावी खर्चे का कोई हिसाब नहीं है। भाजपा ने कभी अपने बैंक खाते की डिटेल्स भी नहीं दी, सिर्फ हमसे खाते की जानकारी चाहते हैं। चुनाव बराबरी पर होना चाहिए। बीजेपी कभी टैक्स भी नहीं देती, लेकिन हमसे मांगती जरूर है। देश भर में आगामी 19 अप्रैल से 1 जून तक लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 7 चरण में चुनाव कराए जाएंगे और 4 जून को वोटों की गिनती जाएगी। और इससे पहले कांग्रेस बीजेपी में लगातार वार पलटवार देखने को मिल रहा है। कहीं तो ये चुनावी है तो कहीं मुंह से ही लोग वार पलटवार का खेल खेल रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में मंडी शब्द का इस्तेमाल कुछ उसी तरह से हो रहा है जहां हिंदी व्याकरण में श्लेष अलंकार का होता है। श्लेष अलंकार मतलब जब एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हों। मंडी हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत शहर है। मंडी हिमाचल की एक लोकसभा सीट भी है। वहीं मंडी वो बाजार भी है जहां से हम और आप अपनी जरूरतों की चीजें खरीद कर लाते हैं। और मंडी शब्द का इस्तेमाल एक ऐसे व्यवसाय को लेकर भी किया जाता है जिसका नाम है हैरी पॉटर फिल्म के लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की तरह आमतौर पर लोग लेने से बचते हैं। ऐसे में होली वाले दिन बोले तो 25 मार्च 2024 को कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी की मंडी लोकसभा सीट से प्रत्याशी कंगना रनौत पर एक पोस्ट सामने आया तो हंगामा मच गया। हंगामा मचना ही था क्योंकि मंडी शब्द का इस्तेमाल उस पोस्ट में किसी डबल मीनिंग शब्द की तरह किया गया था। मगर कंगना बनाम सुप्रिया के इस वॉक युद्ध में
कब उर्मिला मातोंडकर और अनन्या पांडे की एंट्री हो गई ये तो पता ही नहीं चला। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट हुई। इस तस्वीर के आधे हिस्से में कंगना रनौत की फोटो थी और बाकी के आधे हिस्से में सब्जी मंडी की फोटो। कैप्शन में कुछ ऐसा था जिसका इस्तेमाल महिलाओं के साथ करना अच्छा नहीं माना जाता है और इससे पहले इस पोस्ट की वजह से फैले रायते और उसे समेटने की कवायद पर चल रहे सियासी शब्द बाणों पर चर्चा करी। जरा उस पोस्ट को देख लीजिए ताकि मामला क्लियर रहे। हाँ, तो पहले सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से ये पोस्ट आया, फिर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की प्रतिक्रिया सामने आई, जिन्होंने सुप्रिया श्रीनेत के साथ साथ पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पर नारी अस्मिता से खिलवाड़ करने का आरोप लगा दिया। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत की सफाई आई और उन्होंने कह दिया कि अकाउंट तो उन्हीं का है मगर पोस्ट किसी और ने किया है, किसने ये पता नहीं। अब इस बीच कंगना ने भी अपने अंदाज में इसका जवाब दिया और अपने पोस्ट में कहा है, सभी महिलाएं अपनी गरिमा की हकदार हैं। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों से, बंधनों से मुक्त कराना चाहिए। हमें उनके बॉडी पार्ट्स को लेकर जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली सेक्स वर्कर्स को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला उसकी गरिमा की हकदार है। मगर कंगना के जवाब के बाद जो हुआ वो इस खबर के बेस में है। कंगना का सुप्रिया पर बयान आया तो सोशल मीडिया पर उन्हीं की घेरेबंदी शुरू हो गई। ट्रोलर्स इंस्टा और ट्विटर की गहराइयों से खोद कर कंगना के पुराने विवादित बयान निकालने लगे और देखते ही देखते दो अभिनेत्रियों के नाम सुर्खियों में आ गए। पहली उर्मिला मातोंडकर और दूसरी अनन्या पांडे। इस पूरे विवाद में उर्मिला मातोंडकर की एंट्री हुई झारखंड यूथ कांग्रेस के एक्स अकाउंट से किए गए एक पोस्ट के बाद। साल 2020 में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उर्मिला मातोंडकर को टिकट दिए जाने पर की गई कंगना की एक टिप्पणी को आधार बनाते हुए एक क्लिप शेयर की गई, जिसमें लिखा गया, यहाँ कंगना रनौत ने लाइव टीवी पर उर्मिला मातोंडकर जी को सॉफ्ट पॉर्न स्टार कहा है। क्या दक्षिणपंथियों ने उनके इस बयान की निंदा की थी? नहीं। गौरतलब है कि 2020 में जब कंगना रनौत का पंगा खुलेआम उस वक्त महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज शिवसेना सरकार और तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे से चल रहा था, तब उर्मिला मातोंडकर और कंगना रनौत ने एक दूसरे पर खुलकर बयानबाजी की थी। उन दिनों कंगना ने अपने कई इंटरव्यू और सोशल मीडिया पोस्ट में उर्मिला को न सिर्फ सॉफ्ट पॉर्न स्टार कहा था बल्कि उनकी एक्टिंग टैलेंट पर भी सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, कंगना ने उर्मिला के घर और ऑफिस की कीमत पर भी तंज कसा था। जवाब में उर्मिला ने भी कंगना को रुदाली कह दिया था। अब जरा वापस ताजा चल रहे कंगना बनाम सुप्रिया विवाद पर लौटते हैं, जहां उर्मिला मातोंडकर के साथ साथ बॉलीवुड की एक और अदाकारा अनन्या पांडे का नाम भी उछलने लगा है। महिलाओं के सम्मान की जो बातें कंगना ने कहकर सुप्रिया श्रीनेत पर हमला किया, उसी के आधार पर कंगना की उस टिप्पणी को दोहराया जा रहा है जो उन्होंने कपिल शर्मा शो के दौरान अनन्या पर की थी। दरअसल उस शो में कंगना ने बिना नाम लिए अनन्या का मजाक उड़ाया था और जीभ से नाक छूने के टैलेंट का जिक्र करते हुए अनन्या को बॉलीवुड बिंबो तक कह दिया था। सोशल मीडिया पर लोग कंगना को उसी बयान की याद दिलाने लगे। दरअसल अनन्या पांडे को लेकर कंगना रनौत ने कई बार नेगेटिव कमेंट किए हैं। एक बार तो वे आलिया भट्ट के साथ अनन्या पांडे की तुलना भी कर चुकी हैं। इस कमेंट में भी उनका इशारा अनन्या के टैलेंट की तरफ था। मगर कंगना की घेरेबंदी इतने भर पर नहीं रुकी। 24 अक्टूबर 2020 को किए गए एक ट्वीट को लेकर भी कंगना को घेरा जा रहा है, जहां ट्रोलर्स कंगना के इस ट्वीट का सहारा लेकर उन्हें जातीय आरक्षण का विरोधी बता रहे हैं। अपने उस ट्वीट में कंगना ने कहा था कि आरक्षण गरीबों को मिलना चाहिए, जातीय आधार पर नहीं। तो लोकसभा चुनाव का वक्त है और वार पलटवार का दौर जारी है। यहाँ पर महिलाओं की बात भी आ गई है। चुनाव हो और महिलाओं को बीच में ना लाया जाए, जाति को, धर्म को मुद्दा ना बनाया, जैसा हो नहीं सकता है। खैर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिलीप घोष ने विवादित टिप्पणी की है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि महिलाओं को चुनाव का हिस्सा ना बनाया जाए, मुद्दा ना बनाया जाए, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। मंगलवार को जब ममता बनर्जी को एक कथित वीडियो क्लिप में पारिवारिक पृष्ठभूमि का उनकी मजाक बनाते देखा गया, जिसके बाद तो मानो सियासी संग्राम ही छिड़ गया। वायरल क्लिप में भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष को टीएमसी के चुनावी नारे बांग्ला निजेर मेये के चाय का मजाक उड़ाते देखा गया। क्लिप में दिलीप घोष कहते दिखाई दिए, जब वह गोवा जाती हैं तो कहती हैं वे गोवा की बेटी हैं, त्रिपुरा में वे कहती हैं कि वे त्रिपुरा की बेटी हैं। पहले उन्हें यह स्पष्ट करने दीजिए कि वो किसकी बेटी हैं।
वायरल हुआ दिलीप घोष के बयान से जुड़ा एक वीडियो। बता दें, टीएमसी ने दिलीप घोष की आलोचना करते हुए उक्त वीडियो की क्लिप शेयर की। हालांकि समाचार एजेंसी ने वायरल क्लिप की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है। वैसे मेदिनीपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद दिलीप घोष उस दौरान टीएमसी के 2021 चुनाव नारे बांग्ला निजेर में एक चाय का जिक्र कर रहे थे। टीएमसी के कीर्ति आजाद ने भी दिलीप घोष पर हमला बोला। बाद में लोकसभा चुनाव 2024 में वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष के बयान पर टीएमसी की ओर से कड़ा जवाब भी दिया गया। पलटवार में कहा गया कि दिलीप घोष की यह टिप्पणी भाजपा का डीएनए दर्शाती है। टीएमसी के कीर्ति आजाद ने बीजेपी पर कुछ इस तरीके से पलटवार किया है। पश्चिम बंगाल की मंत्री ने कहा, बीजेपी का डीएनए दिखाते हैं। ये बयान बंगाल की महिला और बाल विकास मंत्री शशि पांजा ने दिलीप घोष से माफी की मांग की और कहा कि ये टिप्पणियां भाजपा के डीएनए को दर्शाती है। शशि पांजा के मुताबिक उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। ये टिप्पणियां भाजपा खेमे के डीएनए को दर्शाती हैं, जिससे भाजपा की स्त्री द्वेषी मानसिकता की बू आती है। निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। राजनीतिक नेतृत्व के नाम पर दिलीप घोष हैं कलंक। टीएमसी के एक्स पोस्ट में कहा गया, दिलीप घोष राजनीतिक नेतृत्व के नाम पर कलंक है। बता दें, मां दुर्गा की वंशावली को चुनौती देने से लेकर अब ममता बनर्जी की वंशावली पर सवाल उठाने तक वह नैतिक दिवालियापन की सबसे गंदी गहराइयों में डूबे हुए हैं। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि घोष के मन में बंगाल की महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है, चाहे वह हिंदू धर्म की प्रतिष्ठित देवी हो या भारत की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हो। तो लोकसभा चुनाव में लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। कहीं इंडिया और वर्सेस एनडीए चल रहा है, तो कहीं महिलाओं को मुद्दा, जातियों को मुद्दा बनाया जा रहा है। और इस बार तो हमला एकमात्र भारत की महिला मुख्यमंत्री पर हुआ है। तो देखना होगा कि ये चुनावी बयार है वो किस ओर बहती है और किसे लेकर डूबती है। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। नमस्कार।